एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और बहुत ही ज्यादा डिटेल तरीके से हम 25 प्रश्नों पे आज विचार करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों से मुझे डिस्कस करना है, उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो ध्यान से सुनिएगा, जो भी बातें हैं वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया, काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे डीएम किया, मेल किया कि मैम हमें कोई भी टेस्ट सीरीज बताइए, हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सके। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे टीचिंग एग्जाम अब अपकमिंग आने वाले हैं, स्पेशली रीट का आपका सितंबर में आपका 26 को एग्जाम है। सो उसके लिए काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई कहाँ से हम मॉक टेस्ट लगाएं, कहाँ से हम टेस्ट सीरीज को कवर करें, और मैंने कहा था कि मैं डिस्कस बहुत जल्दी करूंगी। सो ये वीडियो जो है बेसिकली यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हो और अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा, तो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में आई होप आप सबने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस है, टेस्ट सीरीज चलाता है, इनकी एप्लीकेशन है बिल्कुल फ्री, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर बहुत सारे एग्जामिनेशन को कवर किया जाता है, जैसे कि आपका एसएससी है, बैंकिंग है, डिफेंस है, पुलिस है, टीचिंग एग्जाम है। 21,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है इस एप्लीकेशन पे। ठीक है, और यहाँ पर हम स्पेशली बात कर रहे हैं रीट के लिए, तो रीट की 2 सीरीज यहाँ पे टेक्स्ट बुक ने चलाई है। एक सीरीज है जहाँ पे आपको रिवीजन पैक मॉक टेस्ट मिलेगा, जहाँ पे 42 फुल टेस्ट मिलेगा लेवल 1 के लिए, यानी कि आपके पास 42 टेस्ट होगा अलग अलग पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 20 जो है लेवल 2 के लिए मिलेगा। इसके अलावा रीट और आर्टेट या जो लेवल 1 लेवल 2 है उसके लिए आपको और भी बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज आपको हर चीज डिटेल में मिलेगी। ठीक है, अब ये चीज मैं आप लोगों से क्यों डिस्कस कर रही हूँ, उसका एक रीजन है। एक तो काफी लोगों को कंफ्यूजन थी कि हम कहाँ से मॉक टेस्ट लगाएं, एक अच्छा टेस्ट सीरीज कहाँ से करें रीट के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट आपको कोई मिलेगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है, अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हो, इसका पास लेना चाहते हो, तो वहां पर आपको ये बहुत ही ज्यादा कम रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, रीट में स्पेशली यहाँ पे 42 फुल टेस्ट है और 20 लेवल 2 के लिए है, और बाकी यहाँ पर टोटल 248 टेस्ट मिलेगा आपको लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए। ठीक है, और काफी सारे लेटेस्ट क्विजेज यहाँ पर आ चुके हैं, कोई भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कुछ यहाँ पे फ्री में भी अवेलेबल है। सो आप इनको लेने से पहले अगर आप चाहते हैं इसको एक बार देखना, तो आप जरूर इनकी एप्लीकेशन पे जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा, फ्री टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट लगा के देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस में ये आपको अवेलेबल है। यहाँ पे जुलाई का इनका सेल चल रहा है, जहाँ पे 299 रुपीज में, ओनली 299 रुपीज में आपको 1 ईयर का पास मिलेगा। यानी कि अगर आप 299 रुपीज का लेना चाहते हो तो आपको 1 साल का पास मिल जाएगा, जहां पे आप इस पे किसी भी एग्जाम में कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सीटेट का भी लगा सकते हो, रीट का भी लगा सकते हो, यूपीटेट के लिए भी है, कुछ भी, कोई भी आप किसी भी एग्जाम का आप मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हो। 21,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है। ठीक है, एंड अगर आपको इसमें भी स्पेशल डिस्काउंट चाहिए, 299 रुपीज में भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आप यहाँ पर कोड लगा सकते हैं, कूपन कोड SD10। ठीक है, अगर आप ये कूपन कोड पास खरीदते समय लगाते हैं तो आपको ये 30 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पे आपको इसमें भी मिल जाएगा, यानी कि ये आपको 270 रुपीज का पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जरूर मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसको जरूर लें, आपकी मर्जी है, फ्री टेस्ट है, जाके जरूर एक बार आप चेकआउट करिएगा, फ्री मॉक टेस्ट लगाइएगा, अच्छा लगता है तो जरूर लीजिएगा। और लगाने से पहले आप मेरा कूपन कोड SD10 जरूर लगाइएगा अगर आप इसको खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। बाकी की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, जरूर इसको देखिएगा। ठीक है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सके। सो अब हम फाइनली अपने आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। ठीक है,
सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग अब सेशन को फाइनली स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी बीच में सेशन को मिस मत कीजिएगा, पूरा सेशन जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज दी ऑप्शन whose underlined consonants have same sounds। कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं जिनकी सेम साउंड है? फटाफट से देखेंगे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि हम क्वेश्चंस को जल्दी कर सकें, एक स्पीड को मेंटेन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर बताना है कि जो अंडरलाइन कॉन्सोनेंट्स है जिनकी सेम साउंड है, तो फटाफट से पढ़ लीजिए। फेम, फोन, डियर, डे, शीप, सील, कार, सिनेमा। सो कॉन्सोनेंट साउंड्स जो सेम है, वहां पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। फेम एंड फोन, फ की ध्वनि आ रही है दोनों में, तो ये जो है हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका डी और डे, डे और डियर हो रहा है, ठीक है, तो ये नहीं हुआ। उसके बाद शीप, श की ध्वनि है और यहाँ स की ध्वनि है, यहाँ पे आपकी क की ध्वनि है और ये आपका स की ध्वनि है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बना हमारा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, जिसमें दोनों में क्या है आपका फ का साउंड आ रहा है। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट थिंग्स कंपेयर्ड विद ईच अदर। कौन से फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे दो डिफरेंट जो थिंग्स है उनको कंपेयर किया जाता है? एलिट्रेशन में, पर्सोनिफिकेशन में, एसोनेंस में या सिमिली में? तो ये तो आसान प्रश्न है, जहाँ पे भी आपका कंपैरिजन आ जाता है। तो आपको पता है कि जहाँ पे हम लाइक और एज का यूज करके क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन टू थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स, तो वो आपका सिमिली में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिमिली ही ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा एलिट्रेशन क्या है? जहाँ पे आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन हो रही है। पर्सोनिफिकेशन क्या है? जब आप ह्यूमन क्वालिटी दे देते हो, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी देना, पर्सोनिफिकेशन आ जाता है। और एसोनेंस, जिसे हम स्वर साम्य भी कहते हैं, जो आपके वॉवल्स की रिपीटिशन होती है, वॉवल साउंड्स को जब रिपीट हो रहा है, वो आपका एसोनेंस होता है, ठीक है। सो राइट आंसर इस प्रश्न का फाइनली क्या बना? ऑप्शन नंबर डी बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which type of poem have fixed rhyming scheme and structure and has volta in it? किस प्रकार के पोएम में फिक्स्ड राइमिंग स्कीम पाई जाती है, एक फिक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है और वोल्टा पाया जाता है? वोल्टा का मतलब होता है एक तरह का चेंज, ठीक है। सो ये इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। जो सोनेट है वो क्या है? स्ट्रिक्ट, इसकी जो राइम स्कीम होती है वो फिक्स होती है, स्ट्रिक्ट होती है और स्ट्रक्चर्ड होता है। वोल्टा इसमें पाया जाता है जहां पे आपका चेंज आता है बीच में, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बना? फाइनली हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ओके। अगला देखते हैं। अगला है, इफ यू टीच लैंग्वेज बाय स्पीकिंग इन द क्लास फर्स्ट एंड देन आस्किंग द स्टूडेंट टू रिपीट द सेम यू आर फॉलोइंग। अब ये प्रश्न आपका कहाँ से आया है? प्रिंसिपल से आया है। आप कुछ बोल रहे हैं, फर्स्ट आपने बोला एंड देन आप बच्चों को कह रहे हैं रिपीट करने के लिए। सो आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ओके। सो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन को फॉलो कर रहे हैं। बच्चा आपको देख करके, आप यहाँ पे कोई मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों के सामने, आप बच्चे आपको सुन के उसको क्या कर रहे हैं? उसको अनुकरण कर रहे हैं, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं, तो ये रिपीटिशन का सिद्धांत होता है। बाकी चारों जो ऑप्शन है ये सारे ही हमारे प्रिंसिपल्स में आते हैं। नेचुरल प्रोसेस आपको पता है, LSRW, आप प्राकृतिक तरीके से यहाँ सिखा रहे हैं। मोटिवेशन मतलब आप उनको अभिप्रेरित कर रहे हैं, और हैबिट फॉर्मेशन मतलब आप बार बार उनको क्या करवा रहे हैं? प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो उनकी हैबिट भी क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या बना? फाइनली ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following activity is not a part of communicative approach to English language teaching? इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच का पार्ट नहीं है? रोल प्ले, सिमुलेशन, ओपिनियन शेयरिंग, नन ऑफ द अबव। सो आई होप आपने गेस कर लिया होगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच का कंसेप्ट किसने दिया? डेल हाइमस ने दिया था, ये याद रखना। और इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं है? तो रोल प्ले हम बिल्कुल करवाते हैं, सिमुलेशन भी हम करवाते हैं जहाँ पे बच्चा रियल जो सिचुएशन है उनको इमिटेट करता है। ओपिनियन शेयरिंग भी बच्चा कर रहा है जहाँ पे बच्चा यूज कर रहा है, इंटरैक्शन कर रहा है, एक दूसरे से संपर्क कर रहा है, ओपिनियन अपने अपने शेयर कर रहे हैं बच्चे आपस में। तो यहाँ पे नन ऑफ दी अबव के साथ जाएंगे। इनमें से कोई भी यहाँ पे सही जवाब हमारा नहीं है, डी ऑप्शन के साथ हम यहाँ जाएंगे। अगला देखते हैं। Which of the following is not an appropriate act with respect
टू रेमिडियल टीचिंग। रेमिडियल टीचिंग के बारे में कौन सा यहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। यहाँ भी आपसे क्या पूछा गया है, नॉट पूछा गया है। फर्स्ट है टीचर सीकिंग हेल्प फ्रॉम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट यूजिंग ICT प्रैक्टिस एंड ड्रिल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ क्या पूछा गया कि जो रेमिडियल टीचिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पर जब टीचर हेल्प ले रहा है साइकोलॉजिस्ट से, एजुकेशनल जो वहाँ के और भी अदर जो मनोवैज्ञानिक है या जो भी है कंसल्ट करने वाले, तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि आप किसी से हेल्प ले रहे हैं, आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं वाइल रेमिडियल टीचिंग, ये ठीक बात है। ICT का यूज आप कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप जो है अच्छे से आप बहुत सारे डिफरेंट एड्स का यूज कर रहे हो, ये भी ठीक है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल भी हम बिल्कुल करवाते हैं रेमिडियल टीचिंग में, ताकि बच्चों की जो समाधान है, जो कमियां है, उनको दूर कर सके। तो यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर क्या बना, इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, नॉट पूछा गया था। अगर हमसे पूछता कि क्या क्या है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनता, ऑल ऑफ दी अबव बनता, ठीक है। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा, इनमें से कोई भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, ओके। हम तीनों का यूज जो है रेमिडियल में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is also known as reinforcement skill? इनमें से कौन सी स्किल को हम reinforcement skill भी कहते हैं? रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग या फिर बोथ B and C? तो reinforcement skill को हम यहाँ पर स्पीकिंग और राइटिंग दोनों कह सकते हैं, तो यहाँ D इसका राइट आंसर होगा। स्पीकिंग मतलब जब आप बोल रहे हैं, राइटिंग लिख रहे हैं, तो इसे हम reinforcement skill कहते हैं। इन्हें हम प्रोडक्टिव स्किल्स भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और जो रीडिंग है वो हमारी रिसेप्टिव स्किल्स होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द राइमिंग स्कीम ABAB BCBC CDCD EE इज ऑफ। भाई ये जो राइमिंग स्कीम है, ये कौन से सोनेट की राइमिंग स्कीम है, वो आपको बताना है। इंग्लिश सोनेट, स्पेंसेरियन सोनेट, कर्टल सोनेट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो राइम स्कीम है, ये है हमारे स्पेंसेरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है। इसमें भी हमारे 3 क्या होते हैं, कुपलेट होता है, 3 हमारे क्वार्टरेन होते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 क्या है हमारे, अब क्या है, क्वार्टरेन है, ठीक है, जिन्हें हम स्टैंजास भी कह सकते हैं। और 1 हमारा ये फाइनल क्या होता है, 1 हमारा कुपलेट होता है। सेम इंग्लिश सोनेट में भी यही चीज होती है, लेकिन इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, ABAB, फिर उसके बाद आपका CDCD EF और G, ये आपका इंग्लिश का होता है, और ये जो है ये हमारा स्पेंसेरियन का होता है, ठीक है। बाकी चीजें दोनों में सेम है। कर्टल सोनेट की लाइनें पूछी जाती है 10.5 लाइन, ठीक है, कई बार 11 लाइन भी आ जाता है, तो 10.5 लाइन की पोएम होती है कर्टल सोनेट में, वो आपको याद रखना है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि डैश इज अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन स्पेशली वन मॉनिटरिंग द लॉस। भाई कौन सी पोएम है जो कि एक सीरियस रिफ्लेक्शन को दिखाता है, स्पेशली किसी लॉस को दिखाना, मॉनिटरिंग को दिखाना, किसी की डेथ या लेमेंट कई बार आ जाता है। अब आपको पता चली क्या होगा मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। लेमेंट वाली पोएम जो है वो एलिजी होती है, ठीक है। एलिजी जो ग्रीक वर्ड एलिजोस से आया है, जिसका मतलब होता है लेमेंट, यानी कि कोई शोक को दिखाना, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जो विलाप गीत होता है उसे हम एलिजी कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ओके। अगला प्रश्न है, डैश इज नोन एज द प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल्स अ लिटरेरी कैरेक्टर मस्ट ओवरकम ऑफन अ स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। ये जो क्वेश्चन है ये आपका है ड्रामा से। इसमें बताना है कि ऐसा क्या है जो किसी प्रॉब्लम को या किसी बाधा को दिखाता है, जहां पे एक कैरेक्टर को उससे ओवरकम करना पड़ता है, स्ट्रगल को दिखाता है। सो आई होप आपने अभी तक इसका जवाब जो है वो पहचान लिया होगा कि क्या होना चाहिए, राइट वन, ओके। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंफ्लिक्ट है, ठीक है। ये क्या है, कंफ्लिक्ट है। कंफ्लिक्ट एक बेसिकली आपकी कोई प्रॉब्लम दिखा सकता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है किसी भी ड्रामा में, कोई बाधा आ गई बीच में, कहानी में बाधा आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जो कैरेक्टर को उस चीज से ओवरकम करना पड़ता है, निकलना पड़ता है, वो आपका कंफ्लिक्ट होता है, ठीक है। और ये जो चारों ही चीजें हैं ये आपके ड्रामेटिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चर का पार्ट है जहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आता है, एक्सपोजिशन आता है। एक्सपोजिशन का मतलब होता है कि जहाँ पे आप शुरुआती समय में
जो आपका जो भी प्लॉट है वो दिखाते हो। उसके बाद राइजिंग एक्शन आता है, राइजिंग एक्शन। उसके बाद आता है आपका कन्फ्लिक्ट यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेक्स आता है, उसके बाद यहाँ पर हमारा, ठीक है, क्लाइमेक्स आता है। क्लाइमेक्स से नीचे जब हम जाते हैं तो फॉलिंग एक्शन आता है। उसके बाद लास्ट में हमारा जो बनता है वो क्या बनता है, डेनुमा बनता है, जिसे हम एंड या रिजल्ट भी कह सकते हैं, जो हमारी एंडिंग पॉइंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के क्या है, पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बताना है। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं? एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन किस में आते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यूज उसमें शामिल होता है। इसके अलावा ट्रू फॉल्स, फिलअप्स और जो भी आपके क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इस तरह के, ठीक है। सो फटाफट से इसके ऑप्शंस को देखिएगा कि क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, मैंने अभी डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सब्जेक्टिविटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये कभी भी इंक्रीज नहीं करते हैं सब्जेक्टिविटी को, यानी कि व्यक्तिपरकता को, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट, जैसे कि हमारे जो एस्से टाइप के टेस्ट होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, उसको ये बढ़ाने के बजाय घटाते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा वैलिड या फिर ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं, और ज्यादा ये क्या करते हैं, सिलेबस को भी कवर करते हैं। इनका फायदा है, इस प्रकार के प्रश्नों का फायदा होता है कि ये सिलेबस को या कंटेंट एरिया को ज्यादा कवर करते हैं। इनको बनाना भी डिफिकल्ट काम होता है, तो अच्छे माने जाते हैं। बड़े बड़े एग्जाम्स भी एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस ही कंडक्ट कराता है, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सो इसलिए इन्हें अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज वाइफ डैश ग्रीटिंग द प्रेस कॉर्डियली। अब ये जो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है एक, और क्या होना चाहिए राइट आंसर, आर आएगा, इज आएगा, हैज आएगा, ये हैव आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो क्या है, प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद, तो जहां पे भी आपका ऑप्शन में टुगेदर विद, अलोंग विद इस तरह के ऑप्शन आते हैं, तो जो भी हमारी वर्ब होती है वो एग्री करती है फर्स्ट सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, जो कि सिंगुलर है। प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो भी हमारी सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर इज विल बी राइट आंसर, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड हैज दिस साउंड इन इट। अब ये जो वर्ड है, ये जो सिंबल है, बेसिकली सिंबल है, ये जो सिंबल है इसका जो साउंड है वो कौन से वर्ड में आपको देखने को मिलेगा, फटाफट से देखिएगा। तो फटाफट से जब आप पढ़ोगे इसको तब आपको पता चलेगा। अगर आपको इसका मीनिंग भी पता है सिंबल का तो भी आप कर लोगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट में दिया है दिस, थिंग, शूट, नन, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, नन ऑफ द अबव होगा। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर यहाँ पर, तो ये जो आपका साउंड होता है ये द के लिए होता है ना। तो किसमें है द की ध्वनि, आपका दिस में, ठीक है। था, अगर ये आपसे था पूछा जाए तो इसमें थीटा की ध्वनि है। शूट में श पूछा जाए तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। और डबल ओ है, यानी कि बड़े ओ की मात्रा है, तो आपका जो है स्मॉल यू आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सारे सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो राइट आंसर यहाँ क्या बना, हमारा ऑप्शन नंबर ए बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि ड्रॉइंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ स्मॉल सैंपल साइज rather than looking at statistics that are much more in line with the typical of average situation। अब देखो ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है, बट आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि ऐसी कौन सी फैलेसी है जहां पर आप कंक्लूड करते हो किसी भी चीज को, आपके सामने बहुत छोटा एविडेंस होता है, ठीक है। अब मैंने आपको हिंट भी दे दिया, आपके सामने बहुत छोटा साक्ष्य है, बहुत छोटा एविडेंस है। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे, एक छोटे से सैंपल पे आप एक कंक्लूजन निकाल देते हो, तो कौन सी फैलेसी यहाँ पे हमारी होती है, उसे हम कहते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने छोटा सा एग्जाम्पल था, आपने उसको सब पर क्या कर दिया, लागू कर दिया, सब पर आपने उसको कंक्लूड कर दिया, सब पर आपने उसको जनरलाइज कर दिया, यह आपका हेस्टी जनरलाइजेशन में आता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन जॉन वाज 2
ही डैश ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। अब यहाँ पे मॉडल से क्वेश्चन है, क्या मॉडल यहाँ आएगा, माइट, कुड, कैन या शुड। When John was 2, he dash already speak very well। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि वो बोल सकता था जब वो 2 साल का था, तो यानी कि आपकी कोई एबिलिटी को दिखाया जा रहा है, ठीक है, एबिलिटी को दिखाया जा रहा है जो कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे was का यूज किया गया, पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा कुड, ठीक है, ही कुड ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल व्हेन ही वाज 2। तो यहाँ पे जब हम पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम कुड लगाते हैं, अदरवाइज हम प्रेजेंट में कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स कॉल्ड वोकलिक राइम। वोकलिक राइम हम किसे कहते हैं, एसोनेंस को, पर्सोनिफिकेशन को, एलिट्रेशन को या राइम को कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एसोनेंस यानी कि ये आपके वोकल से रिलेटेड हो गया, आपकी वोकल मतलब आपका जहाँ पे आपका स्वर है, यानी कि जहाँ से आपकी ध्वनि निकल रही है, आपके वोकल्स। तो जब हम ध्वनियों की बात करते हैं, जब हम वॉवल्स की बात करते हैं, तो वहां पे मेरा राइट आंसर क्या बनेगा, एसोनेंस बनता है। आपके वर्ड्स में जहाँ पे भी किसी भी सेंटेंस में अगर वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है तो वो आपका एसोनेंस में आता है। एलिट्रेशन में आपके कौन से साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, यानी कि इनिशियली जो वर्ड्स हैं वो सेम हो, ठीक है, तो वो आपका एलिट्रेशन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चैलेंजेस इन टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश में कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों के अकॉर्डिंग आपको कोड बताना है क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट देखिए क्या है, ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्या ये चैलेंज है, तो बिल्कुल ये चैलेंज है। आज भी हम जीटीएम यूज करते हैं, काफी सारे स्कूल में हमने देखा है कि वे जीटीएम का यूज किया जाता है, ओल्ड मेथड को टीचर पढ़ाता है, कोई भी न्यू चीज नहीं यहाँ पे टीचर कंसिडर करता है बहुत सारे स्कूल में। तो ये एक चैलेंज है, ये एक जो है परेशानी है या समस्या है। दूसरा है कि द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश वर्सेस हिंदी या सेकंड लैंग्वेज, ये भी एक प्रॉब्लम है कि कई बार हिंदी इंग्लिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, मदर टंग का इन्फ्लुएंस पड़ जाता है। लेबोरेटरी नहीं है इंग्लिश की काफी सारी स्कूल्स में आज भी, और ट्रांसलेट करके टीच किया जाता है। तो ये चारों ही हमारे क्या है, चैलेंजेस में हमारे शामिल होंगे। तो यहाँ कोड के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ऑल विल बी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन क्लासिकल सोनेट द ऑक्टेव इंट्रोड्यूसेस अ, वही क्लासिकल सोनेट जिसको हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं, 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, एक होता है हमारा ऑक्टेव और दूसरा होता है हमारा सेस्टेट, ठीक है। ऑक्टेव जिसकी 8 लाइनें हैं, सेस्टेट की 6 लाइनें होती हैं, 6 लाइन्स की राइम होती है, मतलब स्टैंजा होता है। तो जो ऑक्टेव है वो क्या चीज को शो करता है, ठीक है, तो ये जो ऑक्टेव होता है ये सबसे पहले किसी ना किसी किसको दिखाता है, किसी प्रॉब्लम को दिखाता है, किसी कोई समस्या है या कोई बाधा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम को दिखाना या किसी कंफ्लिक्ट को दिखाना आ जाएगा। बाकी अगर हम रिजल्ट और रेजोल्यूशन की बात करें, हम यहाँ पे समाधान की बात करें, किसी पोएम में कोई किसी चीज का समाधान किया जा रहा है तो वो आपका सेस्टेट में आ जाएगा, ठीक है, वो आपका किस में आ जाएगा, सेस्टेट में आ जाएगा। और किसी प्रॉब्लम को दिखाया जा रहा है शुरुआती समय में तो वो आपका ऑक्टेव होता है जिसकी 8 लाइनें होती हैं, और 9th जो लाइन होती है वहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बना फाइनली, ऑप्शन ए एंड डी बोथ विल बी राइट आंसर, ओके, ऑप्शन ए डी यानी कि हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेमिडियल टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, भाई रेमिडियल टीचिंग इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है कि रेमिडियल टीचिंग हम कब करते हैं, हमने डायग्नोस कर लिया, उसके बाद हम बच्चों की जो डिफिकल्टीज है उनको दूर करते हैं, समाधान कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम का, रेक्टिफाई बेसिकली कर रहे हैं हम। तो क्यों जरूरी है, पहला है कि इट हेल्प्स पीपल्स ओवरकम देयर लर्निंग डिफिकल्टीज, क्या इससे बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज ओवरकम करने में हेल्प होती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाला ठीक है। सेकंड देखते हैं, रिकवर देयर कॉन्फिडेंस, उनकी कॉन्फिडेंस को रिकवर करता है, इंटरेस्ट को बढ़ाता है, या फिर जो जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है उसको रिकवर करता है, अच्छा करता है, ये भी ठीक है। कन्वर्ट द स्टूडेंट्स बैड हैबिट इनटू द गुड वंस, बिल्कुल ठीक है,
बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदत में कन्वर्ट कर देता है। रेमेडियल टीचिंग के द्वारा हम उनकी कुछ आदतों को भी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज के साथ हम जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सभी चीजें रेमेडियल टीचिंग से दूर की जा सकती है। उनकी कोई भी गैप है, कोई भी लर्निंग में गैप आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको दूर डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट में हम क्या यूज कर सकते हैं? अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लासरूम में किसी बच्चे को, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल, या फिर ये सभी यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है? मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन से ये क्वेश्चन है, जहां पर हम क्वालिटेटिव मेथड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्वालिटेटिव मतलब जहाँ पे आपके गुणों को देखा जाता है, गुणात्मक। तो गुणात्मक में क्या आता है? जहां पे आप अवलोकन कर रहे हो, है ना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वहां पर हम इन तीनों का यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर। आप अगर बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपका मन करेगा आप रेटिंग स्केल वहां 1 2 3 4 करके बना लोगे। एक अपना रेटिंग स्केल आपने बना लिया, बच्चों को देखा और उनके बारे में आप लिख दिए। चेकलिस्ट आप यस और नो में बनाते हो, है ना, कि भाई बच्चा बैठा है, लंच लाया कि नहीं लाया है, बच्चा डिसिप्लिन में है या नहीं है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये चीजें। ठीक है, उसके बाद आप चेकलिस्ट बना सकते हो। एनेक्डोटल में टीचर क्या करता है? बच्चे की स्पेसिफिक बिहेवियर को लिखता है, तो लिखने के लिए वो ऑब्जर्व भी करेगा। तो तीनों चीजें जो है ये तीनों ही गुणात्मक तकनीक में आती है, और ऑब्जर्वेशन का यूज हम इन तीनों में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब इसमें आपको ये जो वर्ड दिया है, इसमें आपको जो अंडरलाइन दिया हुआ है, इसका आपको सिंबल बताना है। ठीक है, अब इसको आप पढ़िए ध्यान से। अगर आप ढंग से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार सेम वर्ड्स होते हैं लेकिन उनका साउंड डिफरेंट होता है, उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है आपका थ्रू, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे THOUGHT है, तो आपका ये थॉट हो जाएगा, और ये क्या है? आपका थ्रू है। तो यहाँ पे आपका थ की ध्वनि है दोनों में। ठीक है, या फिर एक आपका दो होता है THOUGH, उसे हम दो पढ़ते हैं, है ना। तो मैं ये चीज बता रही हूँ कि इसमें भी TH है, दो में भी TH होता है, थॉट में भी TH है, थ्रू में भी TH है, लेकिन फर्क किसका है? प्रोनाउंसिएशन का है। अगर दो पूछा जाए THOUGH, दो में क्या है? तो द की ध्वनि ये वाली हो जाएगी। थॉट में पूछा गया तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? थीटा वाला बनेगा। ये आपका थ के लिए होता है, ये आपका द के लिए होता है। ठीक है, जैसे स्मूथ, अब ये स्मूथ में जो TH है, इसकी जो ध्वनि है ये द है, तो हम क्या आंसर लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, हम TH देख के ये नहीं लगा के आएंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये किसके लिए होता है? य के लिए होता है। जैसे कि यस, यस में है, तो ये आपका जे जो सिंबल है वो य की ध्वनि के लिए होता है, और ये जो है आपका ये बड़े की मात्रा के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स आपको ऐसे ही याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और देखना है कि क्या होना चाहिए स्टेटमेंट। राइट, फर्स्ट है, मल्टीलिंगुअलिज्म कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन वंस कल्चरल आइडेंटिटी। क्या लिंगुअलिज्म है वो, क्या वो किसी की कल्चरल आइडेंटिटी में कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता? तो ये तो आपका नेगेटिव है कि भाई आपकी आइडेंटिटी को ही नहीं दिखा रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म। ये बात गलत है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मल्टीलिंगुअलिज्म से ही हमें अपनी आइडेंटिटी पता चलती है ना, कि अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, हम कोई भी भाषा बोल रहे हैं, तो हम अपनी संस्कृति को ही दिखा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड है कि रीसेंट स्टडीज शो नेगेटिव रिलेशनशिप ऑफ मल्टीलिंगुइज्म। क्या स्टडीज में ये बोला गया कि जो मल्टीलिंगुइज्म है उसका कॉग्निटिव ग्रोथ के साथ, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है? तो ये बात भी गलत है। मल्टीलिंगुइज्म का हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, पॉजिटिविटी दिखाई जाती है। अगर एक बच्चा मल्टीलिंगुअल है तो वो अन्य बच्चों से ज्यादा अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, कोई भी सही नहीं है। हमसे पूछा गया था कि हमें सही बताना है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवैल्यूएशन स्ट्रेसेस ऑन। कम्युनिकेटिव अप्रोच अगर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच से, तो वो किस पे फोकस करता है? कंटेंट रेलिवेंसी पे, ऑथेंटिक लैंग्वेज के यूज पे फोकस करता है, वोकैबुलरी वर्ड लिस्ट एंड ड्रिल के द्वारा इस पे फोकस करता है कि आप वोकैबुलरी को सिखा रहे हैं, ड्रिल के द्वारा वर्ड का लिस्ट आप दे रहे हैं उनको। लैंग्वेज इन यूज रादर देन लैंग्वेज एज स्ट्रक्चर,
या फिर फंक्शनल एस्पेक्ट रादर देन सिंटेक्स? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद ही आप इसको गेस करिएगा राइट आंसर को। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, पहला वाला बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है। आप कंटेंट की बात करते हो, ऑथेंटिक लैंग्वेज का यूज हम बच्चों को करवाते हैं, ये ठीक है। ये हमारा ड्रिल की बात हम नहीं करते हैं कम्युनिकेटिव एबिलिटी में कभी भी। यूज पे हम फोकस करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर से ज्यादा यूज पे फोकस किया जाता है। फंक्शनल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर ए सी डी तीनों ही जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा बनेगा, ठीक है। केवल ए को छोड़, आपका बी को छोड़ करके तीनों ही जो ऑप्शन है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच से रिलेटेड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, सो 24 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ ग्लाइड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में ग्लाइड्स की संख्या कितनी है? 8, 12, 24 या 5? सो ग्लाइड्स आपको पता होगा कितनी है इंग्लिश में, 8 ग्लाइड्स हैं टोटल, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डिप्थोंग भी कहते हैं। तो आपके नेम भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, डिप्थोंग्स को हम ग्लाइड कहते हैं, हम इसको डबल वॉवल साउंड भी कहते हैं, ठीक है, ग्लाइडिंग वॉवल्स भी कहते हैं इनको हम। तो ये आपका डिप्थोंग है, जिनकी संख्या 8 होती है इंग्लिश में। 12 हमारे प्योर वॉवल होते हैं, जिसे हम मोनोथोंग्स भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। और इन्हें हम इम्प्योर कहते हैं, डिप्थोंग्स को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर भी कहते हैं। 24 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, और 5 हमारे कौन से वॉवल्स होते हैं, 5 हमारे लॉन्ग वॉवल्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द राइम स्कीम फॉर द पोएम ड्रीम्स। अब इसमें देखो, ये एक पोएम है ड्रीम्स नाम की, इसमें आपको राइम स्कीम गेस करनी है। रीट एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, 4 लाइन की राइम स्कीम पूछी गई है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। लास्ट वाले वर्ड्स को बस देखिएगा, यही से आपको पता लग जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ड्रीम्स दिया हुआ है, तो हम स्टार्ट कर देंगे ए से, ठीक है। ए, डाई, ड्रीम्स एंड डाई दोनों डिफरेंट है, बी कर दो, डिफरेंट है तो बी कर दो, ठीक है। उसके बाद बर्ड, ड्रीम्स डाई बर्ड, बिल्कुल भी सेम सिमिलर नहीं है पैटर्न, तो आप इसको सी कर दो, ए बी सी हो गया। और फ्लाई, फ्लाई, तो डाई फ्लाई, डाई फ्लाई सेम है, यानी कि बी और डी सेम है, तो इसको भी हम बी कर देंगे। तो यहाँ राइम स्कीम क्या बना, ए बी सी बी, तो ए बी और सी बी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर इस प्रश्न के लिए बनेगा। ओके गाइस, तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस टोटल। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो इसी तरह से चैनल के साथ जुड़िएगा इस तरह के और क्वेश्चंस के लिए। और आपको अगर रीड की तैयारी और अच्छे से करनी है तो आप जरूर टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को कंसिडर कीजिएगा। नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, ठीक है। आप जरूर इनकी ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा। और अगर आपको 1 ईयर का यहाँ पे पास चाहिए, जो कि सिर्फ आपको 299 रुपीज में मिलेगा, और अगर आप उसमें भी मेरा कोड लगा देते हैं SD10, सो इस वजह से आपको जो है एक्स्ट्रा 30 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको 270 रुपीज का ये पड़ेगा 1 साल के लिए, जिसमें आप 21,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो। किसी भी जो एग्जाम है उसका आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है, पूरे साल के लिए। सो जरूर आप लोग कंसिडर करना। अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कोई भी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में सबका मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।